अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, जो कि पीपीएससी 2023 जो बिहार सरकार ने ये एग्ज़ाम टीचरों के लिए जो निकाला है, ये बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है और शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं हमारे स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको मैं तहे दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक सभी बच्चे को कामयाब व कामयाब बनाए। देखिए साथी, मैं ये दूसरा वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो को मैंने शेयर किया था कल, जिसमें कुछ कमियां महसूस हुई, क्योंकि ये पहला इत्तेफाक मुझे हुआ कि जो मैं आप तक को बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो सैयद मोहम्मद हसनैन, कृष्णचंद, शकीला अख्तर और बेगम अनीस कुदवाई, यानी 4 शख्सियात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कौन? सैयद मोहम्मद हसनैन जो आप सामने देख रहे हैं, इनके बारे में। उसके बाद कृष्णचंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे, कृष्ण चंद के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शकीला अख्तर, इनके बारे में। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो वो होगा बेगम अनीस कुदवाई, यानी 4 शख्सियात के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, और जहां भी कोई कमी हो हमें कमेंट के ज़रिए बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहा हूं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इंशाल्लाह आप अगर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सबक। सैयद मोहम्मद हसनैन, सैयद मोहम्मद हसनैन, सैयद मोहम्मद हसनैन, जिसका जो क्लास 9th के निसाब में जो सबक है वो हीरो है, वो इंशाइया है। सैयद मोहम्मद हसनैन का जो सबक है उसका नाम है हीरो, और वो क्या है? इंशाइया है। आगे कह रहे हैं कि सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 को पटना में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। यही क्वेश्चन किया जा सकता है कि सैयद मोहम्मद हसनैन कब और कहाँ पैदा हुए? तो 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से सन 1946 ईस्वी में एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया। एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया। कौन? सैयद मोहम्मद हसनैन। आगे है कि सन 1956 में बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। सन 1956 में इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया? तो बिहार यूनिवर्सिटी, जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ से इन्होंने क्या किया था? पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। और साथ ही साथ एक और इम्तियाज़ इनका ये है कि बिहार के उर्दू पीएचडी करने वाले में सबसे पहले माने जाते हैं। यानी कि बिहार में जो उर्दू पीएचडी करने वाले की जो तादाद हैं, उनमें सबसे पहले उर्दू पीएचडी करने वाले बिहार के वो सैयद मोहम्मद हसनैन ही हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि सन 1968 से 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से क्या करते रहे? काम किया। सदर शोबा की हैसियत से क्या किया? काम किया। कहाँ काम किया? तो मगध यूनिवर्सिटी में। ठीक, याद रखिएगा, यानी कि हेड मास्टर रहे, है नहीं। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि इनकी किताब सिनफे इंशाइया और चंद इंशाइया के नाम से पहली बार सन 1958 ईस्वी में, सन 1958 ईस्वी में शाये हुए। उस किताब का नाम क्या था? तो सिनफे इंशाइया और चंद इंशाइये, सिनफे इंशाइया और चंद इंशाइये, जो सन 1958 ईस्वी में शाये हुआ। ये देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो मेन चीज़ें हैं, है नहीं। मैंने सोचा कि चलो अपनी भी तैयारी साथ साथ की जाए और बच्चों को भी कुछ बताया जाए। बस हमारा साथ दे। देखिए मेरे पास तो बहुत बड़े आलात तो मौजूद नहीं है नहीं, कि मैं आपको प्रोजेक्टर के ज़रिए पढ़ाऊँ, डिजिटल पॉइंट के ज़रिए पढ़ाऊँ। लेकिन डिजिटल पॉइंट ना देखिए, प्रोजेक्टर ना देखिए, बल्कि ये देखिए कि सही माखूज़ आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर पा रहा हूँ या नहीं। मवाद अगर सही है
तो इंशाअल्लाह हमारी मेहनत भी आगे रंग लाएगी। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं क्लास 9th 10th 11th 12th जो भी किताबें हैं वो सभी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो सिनफ़े इंशाइया और चंद इंशाइये जो सन 1958 ईस्वी में शाये हुई। अगला है कि उसका छठा तरमीम इंशाइया और इंशाइये के ज़ेरे उन्वान 1997 में मंजर आम पर आया। कब आया? 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहे कि इस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ा फ़रहत तक कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं। कितने? 27। कौन सी किताब में? तो इंशाइये और इंशाइये, इंशाइया और इंशाइये के ज़ेर उन्वान जो 1997 ईस्वी में जो शाये हुआ था, उस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कुल कितने शख्सियात का ज़िक्र किया? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ा फ़रहत तक कुल 27। मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ा फ़रहत तक कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन इन्होंने शामिल किए हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि मोहम्मद हसनैन मोहम्मद हसनैन इब्तिदा में हामीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से मज़ामीन लिखा करते थे। मोहम्मद हसनैन शुरू में क्या करते थे? हामीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से मज़ामीन लिखा करते थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मोहम्मद हसनैन ने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी। कितनी? 2 दर्जन। तकरीबन कितनी किताबें लिखी? 2 दर्जन किताबें लिखी। अगला है कि अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान गए और वहीं इंतकाल हो गए और इस्लामाबाद में मदफून हुए। कब पाकिस्तान गए? तो 1999 ईस्वी में पाकिस्तान गए और वहीं इंतकाल हो गए और इस्लामाबाद में वो मदफून हुए, यानी उनकी कब्र इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस्लामाबाद जो है से क्या है, वो पाकिस्तान में जो उसकी राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, वहीं वो क्या हुए? मदफून हुए। चलिए अगला पॉइंट है कि इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मुशाम के नाम से निकाला। किस यूनिवर्सिटी से? तो मगध यूनिवर्सिटी से। किस यूनिवर्सिटी से? मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला निकाला जिसका नाम क्या था? मुशाम था। जिसका नाम क्या था? मुशाम था। आगे कह रहे हैं कि इनके ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ निशात ख़ातिर बहुत मकबूल रहा। इनके जो ज़रीफ़ाना नज़्म का जो मज़ामीन का जो मजमुआ है वो निशात ख़ातिर बहुत ही मकबूल रहा मोहम्मद हसनैन का। निसाब में शामिल इंसाइया हीरो सैयद मोहम्मद हसनैन का लिखा हुआ है। जो निसाब में शामिल है क्लास 9th का चैप्टर 1 है हीरो, वो सैयद मोहम्मद हसनैन का इंशाइया है, उन्हीं का लिखा हुआ है। चलिए अब आगे मैं देखता हूँ किनके बारे में? कृष्णचंद के बारे में हम पढ़ते हैं। जो क्लास 9th का जो निसाब है उसमें पूरे चांद की रात, ये अफसाना है। पूरे चांद की रात क्या है? अफसाना है, जो कृष्णचंद की लिखी हुई कहानी है। पॉइंट कह रहा है कि कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए और तिलुक चंद महरूम भी यहीं पैदा हुए थे। ठीक नहीं? गुजरांवाला में ही तिलुक चंद महरूम की भी पैदाइश कहाँ हुई थी? गुजरांवाला में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट कह रहे हैं कि इनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर भरत और पूंछ यानी कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। इनके वालिद क्या थे? डॉक्टर गौरी शंकर, जो बहुत मशहूर डॉक्टर थे इनके वालिद। वो भरत और पूंछ जो कश्मीर में हैं वहाँ के मेडिकल अफसर थे। आगे कह रहे हैं कि इब्तदाई तालीम पूंछ यानी जम्मू कश्मीर में हुई। इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। ये तो थे गुजरांवाला के यानी पंजाब के, लेकिन इनकी इब्तदाई तालीम जो हुई वो कश्मीर में हुई। क्यों? क्योंकि उनके आबा अजदाद कश्मीर ही रहा करते थे, उनके वालिद कश्मीर में रहा करते थे। चलिए सन 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। 1930 ईस्वी में कहाँ गए? आला तालीम के लिए लाहौर गए। कौन? कृष्णचंद।
और वहीं फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। अगला पॉइंट कह रहे हैं 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी ज़बान में एमए किया। कब? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी ज़बान में एमए किया। देखिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, मैं बस तेज़ी के साथ यानी कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए उस अंदाज में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सन 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। सन 1937 ईस्वी में क्या किया? वकालत का इम्तिहान पास किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि सन 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजिमत की, यानी नौकरी की। सन 1939 ईस्वी में अगर आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि कृष्णचंद ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में कब मुलाजमत किया, तो सन 1939 ईस्वी में उन्होंने वहाँ मुलाजमत की। चलिए अगला क्वेश्चन पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि कृष्णचंद ने इब्तिदा में अंग्रेजी ज़बान में लिखना शुरू किया था। इब्तिदा में क्या किया था? अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था, लेकिन फिर उर्दू में लिखने लगे। यानी शुरू इन्होंने लिखने का जो किया था वो अंग्रेजी ज़बान में, लेकिन फिर उर्दू में लिखने लगे। अगला पॉइंट है कि हुमायूं और अदबी दुनिया में इनकी कहानियाँ शाये हुई। इनकी कहानियाँ जो शाये हुई वो किस में हुई? तो हुमायूं और अदबी दुनिया में इनकी कहानियाँ शाये हुई। अगला पॉइंट है इनको शालीमार पिक्चर की जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि कृष्णचंद्र को किस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मुकालमे लिखने की दावत मिली, तो वो शालीमार पिक्चर की जानिब से, याद रखिएगा, शालीमार पिक्चर की जानिब से इनको मुकालमे लिखने की दावत मिली थी। अगला पॉइंट है सन 1969 ईस्वी में क्या हुआ? में हुकूमत हिंद की जानिब से इनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि सन, आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि कृष्णचंद को कब पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया, तो सन 1969 ईस्वी में हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। सन 1969 ईस्वी में हुकूमत हिंद की जानिब से इनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। अगला पॉइंट है कि कृष्णचंद की तकरीबन 80 किताबें शाये हुई हैं। और कितने? तकरीबन 80 किताबें इनकी शाये हुई हैं। तकरीबन 80 किताबें कृष्णचंद की शाये हुई है। ये भी बहुत ही पॉइंट की बातें हैं। शिकस्त कृष्णचंद का पहला नावल है। शिकस्त क्या है? कृष्णचंद का पहला नावल है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कृष्णचंद का सबसे पहला नावल क्या है, तो वो शिकस्त कृष्णचंद का पहला नावल है। कृष्णचंद का सबसे पहला नावल कौन है? तो शिकस्त, याद रखिएगा, शिकस्त कृष्णचंद का पहला नावल है। चलिए इनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियाँ सो गईं, एक गधे की शरगुज़श्त और आसमान रोशन है, ये ऐसे यानी कि नावल हैं जो ख़ासा मशहूर हुआ। ये सभी कृष्णचंद के बहुत ही मोतबर नावल है। ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर एक रोमानी अफसाना निगार हैं। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कृष्णचंद के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर कैसे अफसाना निगार हैं, तो वो रोमानी अफसाना निगार हैं। चलिए आखिर ये पॉइंट है कि 8 मार्च सन 1977 को मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। देखिए ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये है पॉइंट जो आप अगर इसको याद रख लेंगे ना, आप आसानी के साथ एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 8 मार्च सन 1977 को मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। अब अगला पॉइंट देखते हैं शकीला अख्तर के बारे में। ये ऐसी अफसाना निगार हैं जिन्होंने कभी स्कूल और कॉलेज का मुँह तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने आवाम के दिलों में अपनी इस तरीके से शनाख्त कायम की कि आज तक लोग इनको याद करते हैं। चलिए शकीला अख्तर जो कि क्लास 9th के निसाब में शायद जो इनका अफसाना शामिल है उसको देखते हैं और शकीला अख्तर के हयात व खिदमात के बारे में जायज़ा लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि बिहार की ख़वातीन अफसाना निगारों में शकीला अख्तर सबसे मुमताज़ और मुनफरिद अफसाना निगार हैं। क्यों? अब इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि कोई पढ़ लिख कर उतना काबिल इंसान बनता है
जो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, खूब मेहनत की, लेकिन शकीला अख्तर ने घर पे रहकर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को इस कदर आगे बढ़ाया कि आज ये एक मुनफरिद अफसाना निगार के नाम से जानी जाती है और एक अलग पहचान है इनकी। अगला पॉइंट क्या रहा है कि इनकी कहानियों में आम तौर पर मुतवस्सित मुस्लिम घराने का माहौल मिलता है। देखिए, यानी कि मिडिल क्लास के जो मुस्लिम घराने हैं उनका माहौल इनके कहानियों में मिलता है। इनकी कहानियों की ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। शकीला अख्तर गया ज़िला के अरवल गांव में 16 अगस्त 1916 को पैदा हुई। शकीला अख्तर कब और कहां पैदा हुई? तो शकीला अख्तर गया ज़िला के अरवल गांव में 16 अगस्त सन 1916 को पैदा हुई। ये सभी पॉइंट आप कलम कॉपी लेकर बैठें और लिख लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट है कि सोन नदी के साहिल पर बसा हुआ अरवल एक खूबसूरत और मशहूर कस्बा है। अब ये अरवल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? अगर क्वेश्चन किया जाए कि अरवल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये सोन नदी के साहिल पर बसा हुआ है। साहिल का मतलब होता है किनारा। किस नदी के किनारे पर? तो सोन नदी के किनारे पर ये अरवल गांव बसा हुआ है। शाह मोहम्मद तौहीद साहब शकीला अख्तर के वालिद थे। इनके वालिद का नाम क्या था? शाह मोहम्मद तौहीद साहब। शाह मोहम्मद तौहीद इनके वालिद का नाम था। और ये शाह मोहम्मद तौहीद का जो घराना था, ये ज़ी शऊर और ज़ी इल्म और बहुत ही बेहतरीन घराना और बड़े ज़मींदार घराने माने जाते थे। कहाँ? ये अरवल गांव के। इनका पहला अफसाना रहमत है। शकीला अख्तर का पहला अफसाना का नाम क्या है? तो रहमत। पहला अफसाना का नाम क्या है? तो रहमत है, जो शकीला अख्तर ने, जिसने 1936 में अदब लतीफ़ में शाये हुआ। जो 1936 में अदब लतीफ़ में शाये हुआ। इनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हो चुके हैं। इनके अफसाने के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? 6 मजमूए। पहला है दर्पण, दूसरा आँख मिचोली, तीसरा डाइन, चौथा आग और पत्थर, पाँचवा लहू के मोल और छठा आखिरी सलाम। ये 6 मजमूए शकीला अख्तर के हैं जो काबिले ज़िक्र हैं, बहुत ही मोतबर हैं। दर्पण, आँख मिचोली, डाइन, आग और पत्थर, लहू के मोल, आखिरी सलाम। इन्होंने तिनके का सहारा, देखिए शकीला अख्तर ने तिनके का सहारा के नाम से एक नॉवेल्ट लिखा। तिनके के सहारा के नाम से एक नॉवेल्ट लिखा जो खासा मशहूर हुआ। औरतों की नफ्सियात पर इनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। यानी औरतों की जो नफ्सियात थी, माइंडलिटी जिसको बोलते हैं, उस पर इनकी खासी गिरफ्त थी। अगला पॉइंट है कि शकीला अख्तर ने तालीम अपने घर पर ही की, स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा। देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि शकीला अख्तर वो अफसाना निगार है जिन्होंने कभी स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देखा और अपने घर पर पढ़ाई करके वो इतनी बड़ी अफसाना निगार बनी और हिंदुस्तान से लेकर बैरूनी मुल्क तक पढ़ने वालों के दिलों में अपनी जगह कायम रखी, एक शनाख्त पैदा की। अगला पॉइंट है कि ऑल इंडिया रेडियो पटना की शावरती कमेटी और बिहार उर्दू अकादमी की मजलिस आमला की मेंबर भी रही। मजलिस आमला की मेंबर भी रही। 10 फरवरी 1994 को इनका इंतकाल हुआ। 10 फरवरी 1994 को इनका इंतकाल हुआ। ये तो शकीला अख्तर के बारे में आपने पढ़ा। अब थोड़ा देखते हैं, और भी एक चैप्टर है अल्फांसो दादे, जो क्या है, क्लास 9 के निसाब में शामिल है। ये आखिरी सबक है, अफसाना। कह रहे अल्फांसो दादे फ्रांस के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश 1840 में फ्रांस के एक शहर नाइंस में हुई। आखिरी सबक इन्हीं का अफसाना है जिसमें वतन से मोहब्बत का जज्बा उभर कर सामने आया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए बस इतना। बादे पैमा की दिलरुबा कहानी, जिसके मुतरजुम अनीसुद्दीन मलिक है। अंग्रेज़ी कहानी है सेक्टिफ एंड सेक्टिफ। ये उनके असल क्या है, मुसन्निफ़ है, और तर्जुमा अनीसुद्दीन मलिक ने किया था, बादे पैमा की दिलरुबा कहानी। चलिए, अगला है बेगम अनीस कुदवाई। इसको थोड़ा गौर से पढ़ेंगे, बहुत ही मोतबर ये सबक है।
कह रहे बेगम अनीस कुदवाई की शादी तकरीबन 1905 में बाराबंकी में हुई। कब हुई? 1905 ईस्वी में बाराबंकी में हुई। 1905 ईस्वी में बाराबंकी में हुई। कुदवाई ख़ानदान का ताल्लुक़ काजी कुदरतुद्दीन से था जो मक्का से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। कुदवाई ख़ानदान का ताल्लुक़ किससे था? काजी कुदरतुद्दीन से था जो मक्का से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। इनके वालिद विलायत अली इनके वालिद दिलायत अली बाराबंकी शहर के मशहूर वकील थे। कहाँ के? बाराबंकी शहर के। अनीस कुदवाई की शादी मशहूर कांग्रेस रहनुमा और वज़ीर रफ़ी अहमद कुदवाई के छोटे भाई शफ़ी अहमद से हुई। अनीस कुदवाई की शादी किससे हुई? तो शफ़ी अहमद से हुई। शफ़ी अहमद के बड़े भाई का नाम क्या था? तो रफ़ी अहमद कुदवाई था। रफ़ी अहमद कुदवाई था जो कांग्रेस के रहनुमा और लीडर थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इतने 4 शख्सियात के बारे में 4-5 चैप्टर कोई भी पढ़ाने वाला आपको 10 से 20 मिनट में नहीं पढ़ा सकता। मैं टाइम की बचत देखते हुए मैंने आप तक को बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे कह रहे हैं कि अनीस कुदवाई की एक साहबजादी को कौसर कुदवाई आला तालीम याफ्ता खातून थी। अनीस कुदवाई की एक साहबजादी यानी बेटी जो थी कौसर कुदवाई वो आला तालीम याफ्ता खातून थी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी। अगला पॉइंट है गांधी जी की ऐमा पर बेगम अनीस कुदवाई दिल्ली चली गई। कहाँ चली गई? यानी कि उनके बुलाने पर या उनकी दावत पर, गांधी जी की दावत पर वो अनीस कुदवाई कहाँ गई? दिल्ली चली गई और मुल्की सियासत में सरगर्म हिस्सा लेने लगी। यानी मुल्क के ऊपर जो भी आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसमें वो हिस्सा लेने लगी। आगे कहें कि आज़ादी की छाँव में ये किताब अनीस कुदवाई की एक तारीख़ी तसनीफ़ है। ये आज़ादी की छाँव में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आज़ादी की छाँव में ये किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है या किसकी लिखी हुई किताब है? तो आप क्या कहेंगे? अनीस कुदवाई की तारीख़ी तसनीफ़ है। चलिए जिसका बुनियादी मौजू क्या है? सन 1947 ईस्वी का खौफनाक फ़िरका वाराना फ़साद है। इसके अंदर में जो मौजू जो इसमें रखा गया, टॉपिक जो रखा गया है आज़ादी की छाँव में, ये सन 1947 ईस्वी का खौफनाक फ़िरका वाराना फ़साद जो हुआ था उसके बारे में है। आज़ादी की लड़ाई का ज़िक्र इस आज़ादी की छाँव में जो इनकी किताब है, इनकी जो तसनीफ़ है, इसके अंदर में वो 1947 का सानहा मौजूद है। इनकी दूसरी किताब इनकी दूसरी किताब अब जिनके देखने को, इनकी दूसरी किताब का नाम क्या है? अब जिनके देखने को, अब जिनके देखने को है खाकों का मजमुआ है। ये खाकों का मजमुआ, अब जिनके देखने को, ये क्या है? खाकों का मजमुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि इनकी तीसरी किताब नज़रे खुश गुज़रे हैं जो तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। तंज़िया व मज़ाहिया, ये नज़रे खुश गुज़रे क्या है? तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ। अगर सवाल ये किया जाए कि बेगम अनीस कुदवाई का जो तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ जो किताब है उसका नाम बताइए, तो क्या कहेंगे? नज़रे खुश गुज़रे। चलिए अगला पॉइंट कह रहे हैं कि इनकी आखिरी और चौथी किताब गुबारे कारवां है जो इनकी नामुकम्मल खुद नविश्त है। इनके खुद नविश्त का नाम क्या है? तो इनकी आखिरी और चौथी जो खुद नविश्त है उसका नाम है गुबारे कारवां। क्या नाम है? गुबारे कारवां, जो नामुकम्मल है। ठीक है नहीं? 16 जुलाई सन 1982 को बेगम अनीस कुदवाई का इंतकाल हो गया। बेगम अनीस कुदवाई का इंतकाल 16 जुलाई सन 1982 को हो गया। आगे का पॉइंट कह रहे हैं कि बेगम अनीस कुदवाई ख़ानदान खुद नविश्त। अब आप ये जो क्लास 9th है नहीं कि जो निसाब में शामिल कुदवाई ख़ानदान है वो खुद नविश्त है, किसकी लिखी हुई है? बेगम अनीस कुदवाई की। अब उसमें से भी मैं कुछ अहम पॉइंट लिया हूँ जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि शफ़ी अहमद कुदवाई रफ़ी साहब से 2 साल छोटे और अनीस कुदवाई से तकरीबन 9-10 साल बड़े थे।
शफ़ी अहमद 1920 में बीए करने के बाद ख़ानदानी हालात से मजबूर होकर आगे पढ़ने का ख़याल छोड़कर मुलाजमत की ख्वाहिश की और अब्बा जान यानी इम्तियाज़ अली की कोशिश से डिप्टी कलेक्टर में नामज़द हुए। अगला पॉइंट है, सन 1919 ईस्वी में रोल्ट एक्ट का हंगामा शुरू हुआ। 1921 में तहरीक अदम ताउन नॉन कोऑपरेशन में शामिल हो गए। तो ये आज जो मैं आपका जो क्लास लिया हूँ 20 से 25 मिनट का क्लास है मेरे साथियों, जिसमें आपके अहम सवालात व जवाबात रहें, पॉइंट रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे जो साथी हैं उनसे भी गुजारिश है कि हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे पढ़ाने में, पॉइंट आप तक पहुँचाने में ज़्यादा हेल्प मिल सकती। तो मैंने 4 चैप्टर को मात्र 20 से 25 मिनट में आप तक पहुँचाने की कोशिश किया। इसको आप ज़रूर गौर से देखें, शेयर करें। आप सभी का दिन भला हो, आप सभी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। खुदा हाफिज़।